इंजीनियर्स गेटवे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, हम आज यहां पर बात करने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स सब्जेक्ट की, जिसका कोड रहने वाला है AAS 101 अगर फर्स्ट सेमेस्टर में हम पढ़ेंगे और 201 अगर हम सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो यदि आपने AKTU के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लिया है तो आप वहां पर बीटेक फर्स्ट ईयर में अप्लाइड फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ेंगे। और अप्लाइड फिजिक्स सब्जेक्ट में हम यहां पर बात कर रहे हैं यूनिट नंबर सेकंड की, जिसका नाम है क्वांटम थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। और यूनिट नंबर सेकंड क्वांटम थ्योरी ऑफ सॉलिड, ये जो यूनिट है ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के बच्चे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बच्चे और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बच्चे, ये तीनों ब्रांचेज के जो स्टूडेंट हैं, जिन स्टूडेंट्स ने इन तीन में से किसी भी ब्रांच में एडमिशन लिया है, वो इस यूनिट को पढ़ेंगे। अगर हम ब्रांच वाइज सब्जेक्ट के कोड की बात करें तो अगर आप ECE ब्रांच में पढ़ रहे हैं तो आपका कोड हो जाएगा AAS 101 और कोड हो जाएगा C। अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच में पढ़ रहे हैं तो कोड हो जाएगा AAS 101D। और अगर आप CSE ब्रांच में पढ़ रहे हैं तो आपके अप्लाइड फिजिक्स का जो सब्जेक्ट का कोड होगा वो AAS 101E। ये कोड रहने वाला है क्योंकि इस बार ब्रांच वाइज आपके कोड अलॉट किए गए हैं सब्जेक्ट की। ठीक है, तो ये आपका कोड रहेगा ब्रांच वाइज। और यूनिट नंबर सेकंड, जिसका नाम है क्वांटम थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, उसमें हम बात करेंगे पहले ही टॉपिक फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की। इस टॉपिक को बहुत ध्यान से आपको समझना है। इस टॉपिक को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आने वाली जो वीडियोस हैं, आने वाले जो टॉपिक्स हैं, वो समझने में आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि यहीं से इसकी नींव रखी जाती है क्वांटम थ्योरी ऑफ सॉलिड की, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की क्या थ्योरी है उसको समझना जरूरी है। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी को बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर आप लोगों को मिलते रहें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ताकि वहां पर जो भी इंफॉर्मेशन आती है AKTU से रिलेटेड वो आपको समय पर मिल जाए। अगर कोई और प्रॉब्लम है, कोई और डिस्कशन आप करना चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी बात कर सकते हैं। वीडियो के अंत में आप वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। कोई भी सजेशन आपका हो, कोई भी फीडबैक आपका हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। और लास्ट में मैं कह देता हूं कि जब आप वीडियो पूरी हो जाए और वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर भी करें। और रिलेटिव्स में उन्हीं को शेयर करें जो पढ़ेंगे इस वीडियो को, जो इस वीडियो से लाभ ले सकें। अदरवाइज वैसे ही वीडियो को शेयर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए, आई थिंक आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। हम सबसे पहले बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। देखिए, थ्योरेटिकल टॉपिक है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। थ्योरी के साथ हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और मैंने कोशिश की है कि आपको हर एक पॉइंट से टच करा सकूं इस फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के टॉपिक में, क्योंकि यहां से किस तरीके का क्वेश्चन बन जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। वो आपसे कोई सी भी थ्योरी फ्री इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड पूछ सकता है। तो हम जो भी थ्योरी से रिलेटेड हैं, जो भी इंपॉर्टेंट हैं फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से रिलेटेड, उन सबको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले थ्योरी जो आई थी, थ्योरी नंबर 1, वो सन 1900 में आई थी, जिसको ड्रूड और लोरेंटस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। या फिर अगर मैं इसका दूसरा नाम बोलूं तो इसी को आप क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी भी कह देते हैं। अगर आपको स्लो लग रही है स्पीड बच्चा, तो आप अपनी वीडियो की स्पीड को इंक्रीज करके वीडियो देख सकते हैं, लेकिन वीडियो को बहुत ध्यान से समझना है, अच्छे से आपको तैयारी करके चलनी है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं इसके बेसिक आइडिया की। जो पहली थ्योरी है, जिसको आप ड्रूड लोरेंटस थ्योरी भी कह देते हैं, जो कि सन 1900 में आई थी, इसको आप क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी भी कह देते हैं। क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्यों कहते हैं, ये आपको जब आप इस पूरी थ्योरी को समझेंगे, पढ़ेंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले आप इमेजिन कीजिए एक लार्ज रूम है जो कि फिल्ड है थाउजेंड्स ऑफ टिनी वॉल्स, मतलब बहुत छोटी छोटी वॉल से वो रूम भरा हुआ है। एक बड़ा रूम है, जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, यानी कि छोटी छोटी बॉल्स हैं, आप उनको कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो पॉजिटिव आयंस हैं वो फिक्स रहेंगे अपनी पोजीशन पर। इज दैट क्लियर? समझ गए? जो पॉजिटिव आयंस हैं वो अपनी पोजीशन पर फिक्स रहेंगे। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो रैंडमली मूव करेंगे किसी भी डायरेक्शन में।
जस्ट लाइक द गैस मॉलिक्यूल। जैसे आपने देखा होगा जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्री होते हैं हर डायरेक्शन में मूव करने के लिए। आपने अपनी 12th की केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके पार्टिकल्स, है ना, हम पार्टिकल अगर नाम दें उसको, वैसे तो हम मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, तो वो मॉलिक्यूल्स आपके फ्री होते हैं किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए। ठीक है, इज दैट क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल बिहेव एग्जैक्टली लाइक द गैस मॉलिक्यूल। यानी कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एग्जैक्टली बिहेव करते हैं एज ए गैस मॉलिक्यूल, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री होता है। इज दैट क्लियर? तो आई थिंक आप लोगों को यहां तक समझ में आई होगी चीजें, ये ड्रूड लॉरेंटस थ्योरी क्या है। देन आगे अगर हम चलें तो दिस थ्योरी फॉलोज द लॉ ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। मतलब कहने का यह है कि ड्रूड और लॉरेंटस थ्योरी जो है वो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करती थी। जो भी न्यूटन्स के लॉ थे उनको फॉलो करती थी ये थ्योरी, और इसीलिए इसको हमने क्या बोला, क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। ठीक है, क्योंकि ये क्लासिकल मैकेनिक्स को फॉलो करती है। आई होप पहली स्लाइड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और टॉपिक भी आपको आसान लगेगा। जितनी इजी से इजी लैंग्वेज का यूज करके आपको समझाया जा सकता है वो सारी चीजें मैंने यहां पर करने की कोशिश की है। अब अगर हम इस थ्योरी के अजम्पशंस की बात कर लें तो पहला अजम्पशन क्या कहता है, मेटल्स कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जो मेटल्स होते हैं उनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहते हैं। सेकंड अजम्पशन क्या कहता है, पॉजिटिव आयंस रिमेन्स फिक्स्ड। जैसे कि अभी मैंने बताया लास्ट स्लाइड में, जो पॉजिटिव आयंस हैं वो क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करेंगे रैंडमली लाइक गैस मॉलिक्यूल। इज दैट क्लियर? जब वो मूव करेंगे देन इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद आयंस। तो इलेक्ट्रॉन्स जब रैंडमली मूव कर रहे हैं किसी भी डायरेक्शन में तो वो क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। ड्यूरिंग कोलिजन इलेक्ट्रॉन्स लॉस एनर्जी। ऑब्वियसली बात है, अगर आप किसी रूम में सपोज कोई बॉल फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, तो वो बॉल जैसे जैसे बॉल से टकराएगी, दीवार से टकराएगी, वैसे वैसे उसकी एनर्जी में कुछ ना कुछ लॉस जरूर होगा। मतलब एक समय ऐसा आएगा कि उस बॉल की जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी और वो रेस्ट में आ जाएगी। इसका कारण क्या है, जैसे जैसे वो कोलाइड कर रही है दीवार के साथ उसकी एनर्जी लॉस हो रही है। इज दैट क्लियर? तो वैसे ही जब इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेंगे तो वहां उस कोलिजन में उनके एनर्जी में भी कुछ ना कुछ लॉसेस देखने को मिलेंगे। आगे लास्ट अजम्पशन की बात करें तो बिटवीन द टू कोलिजन्स इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली। मतलब जब कोलिजन हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से इस इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है, तो इस बीच में ये इलेक्ट्रॉन फ्री है मूव करने के लिए। इज दैट क्लियर? जब कोलाइड करेगा उसके बाद उस कोलिजन की डायरेक्शन निर्धारित होगी, उस कोलिजन के बाद पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होनी है, लेकिन कोलिजन से पहले वो फ्री है मूव करने के लिए। ये इस थ्योरी के असम्पशंस थे। आगे अगर मैं बात करूं कि इस थ्योरी की इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए, इट वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट इससे पहले भी हुए हैं फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के लिए, लेकिन ये एक ऐसा अटेम्प्ट था जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये सक्सेसफुल रहा। 100% नहीं, लेकिन कम से कम 15 से 20% सक्सेस रहा। क्यों? इसने एक हमें आशा की किरण दिखा दी फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए, है ना, टू एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन द मेटल। मतलब मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है, जो हम पढ़ते हैं कि वायर में करंट फ्लो हो रहा है, रबड़ में नहीं हो रहा है, तो उसकी एक आशा की किरण आपको इस थ्योरी से देखने को मिली। अब इस थ्योरी ने क्या क्या एक्सप्लेन किया? इस थ्योरी ने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन किया, ओम्स लॉ को वेरीफाई किया, देन थर्मल कंडक्टिविटी भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक, कुछ परसेंट तक इसने एक्सप्लेन की। तो आई थिंक आप लोग सेकंड स्लाइड भी समझ गए होंगे कि इस थ्योरी के अजम्पशंस क्या रहे और इस थ्योरी की इंपॉर्टेंस क्या रही। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। अब इस ड्रूड लॉरेंटस थ्योरी, जिसको आपने क्लासिकल मैकेनिक्स थ्योरी भी बोला है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई वो हम एक बार यहां पर देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये पहला अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट को हम सक्सेसफुल इसलिए बोल रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो कमियां ज्यादा दिख रही हैं इसके जो कि रिजल्ट आए थे उससे, लेकिन कुछ ना कुछ रिजल्ट्स जब आए तो उससे एक हमें उम्मीद लगी कि हाँ हम इस पर काम कर सकते हैं, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये पहला अटेम्प्ट सक्सेस रहा। चलिए अब हम प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम यहां पर आई, इट वॉज ए गुड बिगिनिंग, इट कुड नॉट एक्सप्लेन मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल। मतलब ये शुरुआत तो थी, लेकिन ये मेटल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जैसे कि स्पेसिफिक हीट करेक्टली, जो स्पेसिफिक हीट है मेटल की उसको करेक्टली एक्सप्लेन करने में सक्सेस नहीं मिली ड्रूड लॉरेंटस थ्योरी को। देन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया मेटल की,
ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ कंडक्टिविटी। आप देखते हैं ना कि जो वायर है, जो मेटल है, उसकी जो कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है, लेकिन ड्रुड लॉरेंटस थ्योरी उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इस वजह से कुछ प्रॉब्लम्स यहां पर रही। इज दैट क्लियर? सो साइंटिस्ट रियलाइज दैट क्लासिकल मैकेनिक्स इज नॉट इनफ। तो इस कंडीशन पर जाकर जो वैज्ञानिक थे उनको लगा कि जो अभी तक हम थ्योरी पढ़ रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स की, वो इनफ नहीं है टू एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द मेटल, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन करने के लिए। इज दैट क्लियर? तो आई थिंक जो प्रॉब्लम्स थी वो भी आपको समझ में आ गई, और उससे हमें क्या पता चला? उससे हमें पता चला कि क्लासिकल मैकेनिक्स इनफ नहीं है इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए इन द मेटल। ठीक है, चलिए अब इसके बाद काम होना स्टार्ट हुआ, और उसके ठीक 28 साल बाद 1928 में समरफील्ड थ्योरी आई, जिसको आपने नाम दिया क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। अब ये क्या है इसको भी हम समझते हैं। देखिए वहां पर था क्लासिकल मैकेनिक्स थ्योरी, और उसका रिजल्ट, उसका कंक्लूजन ये निकला कि क्लासिकल मैकेनिक्स थ्योरी जो है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी को यानी कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने में सफल नहीं हो पाई। कुछ प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर पाया, कुछ प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो जो नहीं कर पाया उस पर काम होना स्टार्ट हुआ आगे। तो 1928 में समरफील्ड थ्योरी आई, जिसने क्या दिया? सबसे पहले देखते हैं कि उसमें उस थ्योरी की क्या क्या नीड थी, मतलब इस थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी। ऑब्वियसली बात है, जो पहला अटेम्प्ट था वो 100% सक्सेस नहीं हुआ, तो जो उसमें सक्सेस नहीं मिला, जिन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उसी की वजह से इस थ्योरी की नीड हुई। जैसे साइंटिस्ट डिस्कवर्ड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सट्रीमली टिनी पार्टिकल। तो साइंटिस्ट को पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत 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 छोटा एक पार्टिकल है। टिनी पार्टिकल्स डू नॉट ओबे क्लासिकल मैकेनिक्स, यानी कि जो छोटे साइज के पार्टिकल्स होते हैं वो क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉ को या क्लासिकल मैकेनिक्स के रूल्स को ओबे नहीं करते हैं। दे ओबे द क्वांटम मैकेनिक्स, वे क्वांटम मैकेनिक्स के रूल्स को फॉलो करते हैं। देन समरफील्ड इंप्रूव्ड ड्रुड थ्योरी, और इसी वजह से ड्रुड थ्योरी को इंप्रूव किया गया। अब मेन आइडिया क्या था? द मेटल स्टिल कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेन आइडिया था कि जो मेटल है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करके चलता है, बट नाउ इलेक्ट्रॉन ओबे द लॉ ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इंस्टेड ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। लेकिन इस समय 1928 में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल के अंदर, वो क्वांटम मैकेनिक्स को के लॉ को फॉलो करते हैं, ना कि क्लासिकल मैकेनिक्स के। इज दैट क्लियर? चलो आगे कहते हैं द इलेक्ट्रॉन फॉलो फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आप ये पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में ये टॉपिक मेंशन भी है, ये आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स क्या होता है या फर्मी लेवल क्या होते हैं, वो सब हम यहाँ पर यूनिट वाइज, मतलब टॉपिक वाइज इस यूनिट में दिए हुए हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। इंस्टेंट ऑफ द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक, मतलब बोल्ट्जमैन का जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है उसकी जगह पर इलेक्ट्रॉन यहां पर फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स या फिर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। इज दैट क्लियर? तो थ्योरी सेकंड भी आपको क्लियर हुई होगी। चलिए और आगे बात कर लेते हैं इसके इंप्रूवमेंट की, इसकी लिमिटेशंस की। ऐसा नहीं कि ये भी 100% सक्सेस था, हाँ, जो आपकी ड्रुड लॉरेंटस थ्योरी थी उसमें जो कमियां थी उसको इंप्रूव करने का काम यहां पर किया गया। तो इंप्रूवमेंट की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो समरफील्ड सक्सेसफुली एक्सप्लेन पहला इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दूसरा स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल, तीसरा थर्मल कंडक्टिविटी, और चौथा इलेक्ट्रॉन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि ये चारों जो मेटल की प्रॉपर्टीज थी, वो सॉरी इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज थी मेटल के अंदर, वो समरफील्ड ने सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, लिमिटेशंस क्या थी? लिमिटेशन ये थी कि ऑल दोज बेटर देन ड्रुड थ्योरी। सबसे पहला तो यही हुआ, जो ड्रुड लॉरेंटस थ्योरी थी उसके कंपैरिजन में बेटर था। ठीक है, समरफील्ड स्टिल एज्यूम दैट, इसने भी यही एज्यूम किया कि इलेक्ट्रॉन मूव इन कंप्लीटली फ्री स्पेस, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है मेटल के अंदर वो कंप्लीटली फ्री है मूव करने के लिए स्पेस में। लेकिन रियलिटी में क्या था? बट इन रियलिटी इलेक्ट्रॉन मूव अमंग पॉजिटिव आयंस अरेंज्ड इन ए रेगुलर पैटर्न। मतलब रिजल्ट रियली में क्या था कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं पॉजिटिव आयंस जो अरेंज्ड हैं एक रेगुलर पैटर्न में, उसके हिसाब से, ना कि फ्री है कंप्लीटली टू मूव इन द फ्री स्पेस। सो अनदर थियरी वाज नीडेड। इसी वजह से
अब फिर से एक उम्मीद जगी कि हमें और थोड़ा सा यहां पर काम करना होगा और एक नई थ्योरी की यहां पर नीड होती है। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी समरफेल्ड थ्योरी की भी, जो कि 1928 में दी गई थी। चलिए अब आगे बात करते हैं थ्योरी नंबर थर्ड की। देखिए कोई भी थ्योरी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए कि कोई भी टॉपिक यहां से ना छूटे, उस पर यहां पर काम किया गया है। वही सारी चीजें आपको बताई जाएंगी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब 1928 में ही पैरेलली ब्लोच थ्योरी काम कर रही थी, जिसको आप बैंड थ्योरी या जोन थ्योरी ऑफ सॉलिड नाम भी दे देते हैं। तो 1928 में ही ये थ्योरी भी आ गई सबके सामने। ठीक है, अब इसका मेन आइडिया क्या था? ब्लोच सेड इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट मूविंग इन एम्प्टी स्पेस। देखिए अभी मैंने लास्ट स्लाइड में आपको जब लिमिटेशन बताई थी, तो उसमें हमने यही लिमिटेशन बताई थी कि वहां पर भी एज्यूम किया गया कि इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर फ्री होता है किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए। लेकिन ब्लोच थ्योरी या फिर जिसको बैंड थ्योरी बोलते हैं, उसमें कहा गया कि इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता है फ्री स्पेस में किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, देन क्या दे मूव इनसाइड ए क्रिस्टल वेयर पॉजिटिव आयंस आर अरेंज्ड रेगुलरली। मतलब वो मूव करता है क्रिस्टल के अंदर जहां पर पॉजिटिव आयंस रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं। दिस क्रिएट्स ए पीरियोडिक पोटेंशियल फील्ड, और वही एक पीरियोडिक पोटेंशियल फील्ड क्रिएट करता है विच अफेक्ट्स इलेक्ट्रॉन मोशन, और वही पीरियोडिक पोटेंशियल फील्ड अफेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन के मोशन को। आई थिंक थ्योरी नंबर थर्ड का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए बैंड थ्योरी ने क्या किया? बैंड थ्योरी ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट मूविंग इन एम्प्टी स्पेस। ठीक है, पहली और दूसरी थ्योरी ने एज्यूम किया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री होता है मूव करने के लिए स्पेस के अंदर। ठीक है, इसी वजह से वो दोनों थ्योरी कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को मेटल के अंदर एक्सप्लेन करने में सक्सेस नहीं रही। इज दैट क्लियर? चलिए अब बात करते हैं आगे पीरियोडिक पोटेंशियल क्या होता है। अभी हमने पीछे बात की ना यहां पर ये कि पीरियोडिक पोटेंशियल फील्ड विच अफेक्ट द इलेक्ट्रॉन मोशन, जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसके मोशन को अफेक्ट करता है, तो उसको हम समझते हैं क्या होता है। तो पीरियोडिक पोटेंशियल क्या होता है? पॉजिटिव आयंस आर अरेंज्ड इन ए रिपीटिंग पैटर्न। भाई आप किसी भी मेटल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें पॉजिटिव आयंस एक रिपीटिंग पैटर्न में अरेंज होते हैं। सो द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स आल्सो रिपीटेड। मतलब वहां पर उन पॉजिटिव आयंस के एक रिपीटिंग पैटर्न में अरेंज होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी अपने ऊपर एक्सपीरियंस करते हैं एक फोर्स रिपीटिंग फॉर्म में। ठीक है, दिस रिपीटिंग फोर्स इज कॉल्ड द पीरियोडिक पोटेंशियल फील्ड, और यही रिपीटिंग फील्ड जो है, यही रिपीटिंग फोर्स जो है वो पीरियोडिक पोटेंशियल फील्ड कहलाता है। मतलब कहने का ये है बच्चों कि आप देखते हैं इस तरीके से पॉजिटिव आयंस का जो पैटर्न है वो रिपीटिंग फॉर्म में रहता है। अब ये पॉजिटिव आयंस का जो रिपीटिंग पैटर्न है जो अरेंज्ड है, इसके वजह से ही इलेक्ट्रॉन्स जो यहां पर इस मेटल के अंदर अवेलेबल हैं वो भी अपने ऊपर एक फोर्स महसूस करते हैं, और यही फोर्स जो है वो पीरियोडिक पोटेंशियल फील्ड कहलाता है। इज दैट क्लियर? चलिए तो ब्लूच एजम्पशंस क्या थे? इलेक्ट्रॉन ओबे द क्वांटम मैकेनिज्म एंड मूव द इनसाइड ए पीरियोडिक पोटेंशियल। पीरियोडिक पोटेंशियल जो है उसके इनसाइड आपका जो इलेक्ट्रॉन है मेटल के अंदर वो मूव करता है। दिस एक्सप्लेन देयर मोशन मच मोर एक्यूरेटली, और इस थ्योरी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इलेक्ट्रॉन के मोशन को। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बात कर लेते हैं। व्हाट डिड बलोच थ्योरी एक्सप्लेन? क्या एक्सप्लेन यहां पर करती है? सबसे पहला इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, व्हाई मैटर्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये एक्सप्लेन किया गया। ओम्स लॉ, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ये यहां पर बताया गया। स्पेसिफिक हीट, मतलब इसमें कहा गया कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज की। ठीक है, देन स्पेसिफिक हीट की अगर बात करें तो करेक्टली एक्सप्लेन किया कि व्हाई द इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन टू स्पेसिफिक हीट इज वेरी स्मॉल। इज दैट क्लियर? और एट द एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज भी हम एक्सप्लेन कर पाए इस थ्योरी की हेल्प से। तो ये कुछ सक्सेसफुल जो आपके यहां पर प्रॉपर्टीज थी मेटल की के अंदर इलेक्ट्रॉन की, वो एक्सप्लेन करने में सफल रहा ब्लूच थ्योरी। ठीक है, जैसे कि अगर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में मैं बात करूं तो रिफ्लेक्शन आप पढ़ते हैं, एब्जॉर्प्शन आप पढ़ते हैं, कलर ऑफ मेटल्स आप डिफरेंट पढ़ते हैं, तो वो सब आपके ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल मींस होता है लाइट, है ना? क्लियर? चलिए तो आई थिंक ये स्लाइड भी आपको क्लियर
हो गया होगा। अब एट द एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जो कि पहली दोनों थ्योरी जो थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो ब्लूच थ्योरी ने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को भी एक्सप्लेन कर दिया। यानी कि पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म, ये जो दो प्रॉपर्टीज हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल इलेक्ट्रॉन, तो वो यहां पर एक्सप्लेन की। चलिए अब नेक्स्ट एनर्जी बैंड्स, जो कि आगे आप टॉपिक पढ़ेंगे इसी यूनिट में, वो भी यहां से क्लियर हो गया। मतलब ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ द बलोच थ्योरी हम इसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से एक्सप्लेन हुआ बैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, बैंड गैप क्या होता है। तो इस थ्योरी की हेल्प से हम एनर्जी बैंड्स को भी एक्सप्लेन कर पाए। आगे, दीज कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाई द मटेरियल बिहेव एज ए कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। आई थिंक इन तीसरी जो थ्योरी थी, इसके क्या क्या अचीवमेंट्स थे, उसको समझने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी समझना क्यों जरूरी है इस सेकंड यूनिट को अच्छे से समझने के लिए। क्योंकि क्या बेस है सेकंड यूनिट का, वो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से ही पता चलता है। और फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की जो थ्योरी थर्ड है ब्लूच थ्योरी, उसके सक्सेस होने के बाद ही इस यूनिट के जो अदर टॉपिक्स हैं वो देख रहे होंगे आप, वही हम इसमें पढ़ेंगे। यानी कि एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं, फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फर्मी लेवल क्या है, बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, बैंड गैप क्या होता है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, यही सारी चीजें आपको इस सेकंड यूनिट में आगे पढ़नी है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अगर हम ओवरऑल कंपैरिजन करें तीनों थ्योरी का, तो वो यहां पर इस टेबल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। यहां से आपको यह भी क्लियर हो जाएगा कि कहां पर किस थ्योरी ने कितनी हेल्प की आपके इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज को मेटल के अंदर एक्सप्लेन करने में। तो इस टेबल को हम अच्छे से समझेंगे। ये टेबल एज ए रिवीजन आपका होने वाला है जो अभी तक हमने पढ़ा है। तो इसको जल्दी से फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमारा टॉपिक साथ के साथ अच्छे से तैयार होता चले। चलिए अगर हम बात करें, इधर फीचर्स लिखे हुए हैं, इधर तीनों थ्योरी लिखी हुई हैं। तो ईयर की बात करें तो जैसा मैंने बताया, ड्रूड लॉरेंटस थ्योरी 1900 में आई थी। देन समरफेल्ड थ्योरी और ब्लोच थ्योरी आपकी 1928 में ही आई थी, दोनों थ्योरी। जो ड्रूड लॉरेंटस थ्योरी थी वो क्लासिकल मैकेनिक्स पर बेस्ड थी, लेकिन जो आपकी समरफील्ड और ब्लूच थ्योरी थी वो क्वांटम मैकेनिक्स पर काम करती है। यानी कि ये न्यूटन्स लॉ को फॉलो करता है, ये न्यूटन्स लॉ को के अलावा आपके काम करते हैं। चलिए इलेक्ट्रॉन मोशन की अगर मैं बात करूं तो ये फ्री होते हैं लाइक द गैस मॉलिक्यूल। यहां पर भी फ्री बोला गया लेकिन क्वांटम फॉर्म में कहा गया, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स पर काम किया गया यहां पर। ठीक है, यहां पर टोटली क्वांटम इन पीरियोडिक पोटेंशियल बोला गया इलेक्ट्रॉन के मोशन को मेटल के अंदर। और क्रिस्टल लैटिस कंसीडरेशन की अगर हम बात करें तो इसमें कंसीडर नहीं किया गया था, इसमें कंसीडर किया गया ब्लूच थ्योरी में। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक्सप्लेन कर पाया ड्रूड लॉरेंटस थ्योरी, बिल्कुल कर पाया। समरफील्ड और अच्छे से, और ब्लूच थ्योरी परफेक्टली एक्सप्लेन कर पाया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को। स्पेसिफिक हीट नहीं कर पाया ड्रूड लॉरेंटस थ्योरी एक्सप्लेन, जबकि समरफील्ड थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था। और फाइनली बेटर तरीके से ब्लूच थ्योरी ने एक्सप्लेन किया। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज आपका ड्रूड लॉरेंटस थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, समरफील्ड थ्योरी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, और ब्लूच थ्योरी ने एक्सप्लेन किया। वैसे ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो गई, एनर्जी बैंड्स हो गए, वो इन दोनों थ्योरीज के थ्रू एक्सप्लेन नहीं किया गया, जबकि ब्लूच थ्योरी ने ये प्रॉपर्टीज भी एक्सप्लेन की। ठीक है, तो ये एक कंपैरिजन टेबल जो भी हमने अभी तक स्लाइड्स में पढ़ा वो हमने इस टेबल में लिख लिया। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें तीनों जो थ्योरी हैं उनको फिंगर टिप्स पर याद करने की, तो थोड़ा सा मैंने यहां पर कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छे से फिंगर टिप्स पर थ्योरी तीनों आसानी से याद हो जाएं। तो उसके लिए इस टेबल पर भी आप फोकस करेंगे। पहली थ्योरी क्लासिकल मैकेनिक्स पर काम करती है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें गैस मॉलिक्यूल्स की तरह काम करेगा। सिंपल, इलेक्ट्रॉन गैस मॉलिक्यूल की तरह काम करेगा ड्रूड लॉरेंटस थ्योरी में, जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स पर बेस्ड है। वहीं पर समरफील्ड जो थ्योरी है वो क्वांटम मैकेनिक्स पर काम करती है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स आर क्वांटम पार्टिकल बट स्टिल कंसिडर्ड फ्री। मतलब क्वांटम पार्टिकल्स तो हैं लेकिन फ्री हैं मूव करने के लिए मेटल के अंदर। और लास्ट में बलोच थ्योरी, कीवर्ड्स यहां पर आपका इसका बैंड थ्योरी हो जाएगा। जैसे यहां पर क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, यहां पर बैंड थ्योरी रहेगा। मतलब क्वांटम मैकेनिक्स पर ही काम करता है। इलेक्ट्रॉन्स मूव इन द क्रिस्टल लैटिस विद पीरियोडिक पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे क्रिस्टल के अंदर लेकिन पीरियोडिक पोटेंशियल फॉर्म में, एक्सप्लेनिंग ऑलमोस्ट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड। यानी कि हर एक प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई ब्लोच थ्योरी। इज दैट क्लियर? तो आई थिंक आपको फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो थी वो क्लियर हो गई होगी। अब कुछ अजम्पशंस यहां पर मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा यहां पर नोट्स की हेल्प से। देखिए, पहला, एवरी मटेरियल इज कंपोज्ड विद द एटम। ऑब्वियसली बात है, हर एक मटेरियल जो है वो हमारा
बना होता है एटम्स से। When there is no potential across the end of the metal, then free electrons move randomly, so net current जो होगा वो जीरो होगा। मतलब जब तक हम कोई भी पोटेंशियल अप्लाई नहीं कर रहे हैं मेटल के एजेस पर, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं ये मेटल है, यहां पर और यहां पर, इन दोनों पॉइंट्स पर मैंने कोई भी यहां पर और यहां पर पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया है। दैट मीन्स जैसा कि आप यहां पर देख भी रहे हैं कि E इक्वल्स टू यहां पर जीरो में आंसर है। तो इस सिचुएशन में आपके इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करेंगे। जैसे सपोज ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है और ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो इसने इसको कैंसिल आउट कर दिया। सपोज ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ भागा, एक इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ भाग रहा है, तो इसने इस करंट को कैंसिल आउट कर दिया। तो दैट मीन्स इसमें अगर हम देखें तो नेट करंट जो होगा वो जीरो होगा। इज दैट क्लियर? Since free electrons move randomly just like the gas molecules, that's why they are called as free electron gas। जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बताया कि यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्रीली मूव कर रहे हैं रैंडमली, तो एज ए गैस, तो इसको आप फ्री इलेक्ट्रॉन गैस भी कह सकते हैं। वहीं पर ड्रूड लॉरेंटस थ्योरी जो है वो एज्यूम करती है कि दीज फ्री इलेक्ट्रॉन गैस परफॉर्म इट्स रैंडम मोशन व्हेन पोटेंशियल अक्रॉस टू एंड्स ऑफ द मेटल इज जीरो। मतलब कहने का क्या हुआ यहां पर कि जो ड्रूड लॉरेंटस थ्योरी है वो एज्यूम कर रही है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसको आप फ्री इलेक्ट्रॉन गैस भी बोल रहे हैं, वो रैंडम मोशन कर रही है व्हेन पोटेंशियल अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ मेटल इज जीरो, जैसे कि मैंने अभी यहां पर आपको बताया, और उस वजह से नेट करंट वहां पर जीरो देखने को मिलता है। हियर ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन गैस वी कैन अप्लाई द काइनेटिक गैस थ्योरी, और इसी वजह से हम यहां पर काइनेटिक गैस थ्योरी को अप्लाई कर सकते हैं। एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स परफॉर्म द मोशन जस्ट लाइक गैस मॉलिक्यूल इनसाइड द कंटेनर, यानी कि कंटेनर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन परफॉर्म कर रहे हैं मोशन जस्ट लाइक द गैस मॉलिक्यूल। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 kT हो जाएगा काइनेटिक गैस थ्योरी के अकॉर्डिंग, और काइनेटिक एनर्जी हमें पता है क्या होता है, हाफ mv² इज इक्वल्स टू 3/2 kT। इज दैट क्लियर? लास्ट अजम्पशन की बात करें तो दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद ईच अदर, ऑल्सो कोलाइड विद पॉजिटिव आयंस, ऑल्सो विद द वॉल्स ऑफ द मेटल। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ भी कोलाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव आयंस के साथ भी कोलाइड कर सकते हैं, और मेटल की वॉल के साथ भी कोलाइड कर सकते हैं। भाई यहां पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर वो रैंडमली मूव कर रहे हैं किसी भी डायरेक्शन में, तो वो आपस में भी कोलाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव आयंस के साथ भी कोलाइड कर सकते हैं, या इस मेटल की वॉल से भी कोलाइड कर सकते हैं, जिसमें वहां पर ऑल दीज कॉलिजन्स आर इलास्टिक इन विच देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। मतलब कहने का यह है कि ये जो सारे मोशंस आप देख रही हैं, ये जो कोलिजन्स हो रहे हैं, ये इलास्टिक हैं, यहां पर एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो आई थिंक आप लोगों को 6 के 6 अजम्पशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। देखिए जैसे रैंडमली मोशन की अगर हम बात करें, ये है इस तरीके से, है ना, यहां से यहां, यहां से यहां, इस तरीके से आपका मोशन हो रहा है जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कोई भी अप्लाई नहीं किया है हमने मेटल के दोनों सर्फेसेस पर। इज दैट क्लियर? चलो आगे बात कर लेते हैं इसकी एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल आर एक्सप्लेन्ड एंड वेरीफाई द ओम्स लॉ। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स आर ऑल्सो एक्सप्लेन्ड, ये एडवांटेजेस हो गई। ड्रॉबैक्स में क्या हो गया, फेल टू एक्सप्लेन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल, fail to explain the superconductivity property of the metal, fail to explain the electrical conductivity of the semiconductor, fail to explain the photoelectric effect, or according to this theory conductivity is directly proportional to resistivity, which is wrong। क्यों? क्योंकि कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, ये आपको पता है। एंड फेल टू एक्सप्लेन द फेरोमैग्नेटिज्म डिटरमाइन ग्रेटर वैल्यू देन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। मतलब अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की, तो उससे ज्यादा वैल्यूज हमको यहां पर देखने को मिली। तो ये कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी रहे यहां पर इस थ्योरी के। तो आई थिंक आपको असम्पशंस, एडवांटेजेस, ड्रॉबैक्स तीनों थ्योरी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी टाइप से यहां पर पूछा जा सकता है। अब हम आगे बात करते हैं बेसिक टर्म्स की जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, अगर आगे इनका यूज होगा तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में इस बेसिक टर्म का क्या मतलब है। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, जिसको हम v सफिक्स में d से इंडिकेट भी कर देते हैं। और इसको अगर हम डिफाइन करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी होती है, देखिए
जब हमारे पास कोई मेटल है और इस मेटल के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा, जब तक हम इस पर कोई भी पोटेंशियल अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आपके इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली फ्री हैं मूव करने के लिए किसी भी डायरेक्शन में, और उस सिचुएशन में ये आपस में भी टकराएंगे, पॉजिटिव से भी टकराएंगे और वॉल ऑफ द मेटल से भी टकराएंगे। इलास्टिक कोलिजन हम उसको बोलेंगे, ठीक है। वहां पर कोई एनर्जी का लॉस आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही हम इस पर कोई बैटरी लगाते हैं, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, तो उस सिचुएशन में अब जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक डायरेक्शन मिल गई है मूव करने की, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो मूव करेंगे। तो उन सब इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी होगी, जिस एवरेज वेलोसिटी से वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, जब आपने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया है, तो वो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। तो डेफिनेशन क्या हो गई, एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो वो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है। विदाउट एन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन, जैसे कि अभी हम पढ़कर भी आए हैं पिछली स्लाइड में, ठीक है। जब तक आप कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन फ्री हैं रैंडमली मूव करने के लिए किसी भी डायरेक्शन में। व्हेन ए बैटरी इज कनेक्टेड, जब बैटरी आप कनेक्ट कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन स्टिल मूव रैंडमली, बट दे नाउ हैव ए स्मॉल नेट मोशन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस स्लो नेट मोशन इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और वही आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो एवरेज वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की एक मेटल के अंदर जब आप उस मेटल पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो वो उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका मीन फ्री पाथ, जिसको आप लैम्डा से इंडिकेट कर देते हैं। ये क्या होता है, ये होता है एक एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स। मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहां है, ये मूव कर रहा है, और इससे जब तक ये कोलाइड नहीं करेगा तो जितना पाथ, जितनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल की, ये तो सिंगल हो गया। अब नेक्स्ट कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर रखा हुआ है, इसने इससे जाकर ये कोलाइड किया, तो इन दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में कितनी एवरेज डिस्टेंस इसने ट्रेवल की, वही आपका मीन फ्री पाथ कहलाता है। इज दैट क्लियर? तो वो आपका मीन पाथ हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स continuously collide with the positive ions inside the metal. The average distance between one collision and the next is called the mean free path. ठीक है, जैसा कि मैंने यहां पर एग्जांपल के थ्रू आपको बताया, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए, क्योंकि पाथ है तो पाथ ऑब्वियसली बात है हम कुछ डिस्टेंस वहां पर ट्रेवल करेंगे, है ना। आते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अब रिलैक्सेशन टाइम क्या है भाई, आप पढ़ रहे हैं, आप वीडियो लेक्चर देख रहे थे, एक लेक्चर देखा, दो देखा, तीसरा देखा, चौथा देखा, आप थक गए, तो आप क्या करते हैं, आप अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं, अपनी आइज को रिलैक्स करते हैं, ठीक है, अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हैं। तो मतलब आपकी पढ़ाई के बीच में जो आपने अपनी बॉडी को आराम दिया, वो आपका रिलैक्सेशन कहलाता है। जैसे आप कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज में पहले 4 लेक्चर्स हो गए या 5 लेक्चर्स हो गए, उसके बाद आपको 1 घंटे का ब्रेक मिलता है, दैट्स कॉल्ड द रिलैक्सेशन टाइम। तो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव कर रही हैं रैंडमली इधर से उधर, या आपने कोई सप्लाई दे दी है तो फिर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो वहां पर जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलिजन होने के बीच का जो समय है वो रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन टू ट्रेवल बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन। मतलब दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है, वो जो टाइम लेता है, वही आपका रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। Whenever an electron collide with an ions, it loses its previous direction and start move again. The time from one collision to the next collision is called the relaxation time. मतलब इस लाइन का कहने का यहां पर यह है कि जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो उसके बाद उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो उस कोलिजन के बाद डिपेंड करती है ना भाई। अभी तो आप ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, हो सकता है टकराने के बाद ये इलेक्ट्रॉन इधर भाग जाए, ये इलेक्ट्रॉन इधर भाग जाए, ये इलेक्ट्रॉन इधर भाग जाए, है ना। तो वो कोलिजन पे डिपेंड करता है, तो इसी को आपका रिलैक्सेशन टाइम कह देते हैं, ठीक है। चलिए, लास्ट टर्म जो है वो है आपका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। मतलब जब कोई इलेक्ट्रॉन बहुत बार कोलिजन कर रहा है तो उसको रिलैक्सेशन टाइम बहुत सारे देखने को मिलेंगे, है ना। तो उन सब का जब एवरेज हम ले लेंगे तो वो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हो जाएगा।
नॉट एवरी इलेक्ट्रॉन कोलाइड आफ्टर एग्जैक्टली द सेम टाइम। ऐसा नहीं है कि सेम टाइम्स के बाद ही उसका कोलिजन हो रहा है, हो सकता है एक में, जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिया है 2 नैनो सेकेंड्स लगे, एक में 5 नैनो सेकेंड्स लगे, 8 लगे, फिर 4 नैनो सेकेंड्स लगे। तो इन सब का जब हम एवरेज ले लेंगे तो वही आपका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। तो आई थिंक फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से रिलेटेड ये जो 4 टर्म्स हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या पता आपसे 2 नंबर में कोई भी यहां पर ये टर्म पूछ ली जाए, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक, अब अगर मैं ओवरऑल रिलेशन की बात करूं, ये जो टर्म्स अभी हमने पढ़ी हैं, तो आपको पूरा सिनेरियो क्लियर हो जाएगा इस फ्लो चार्ट की हेल्प से। देखिए, सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करेंगे तो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलेगी व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द मेटल। मतलब ये एक मेटल है जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलते हैं यहां पर, ठीक है। देन इस पर जैसे ही हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया प्लस माइनस, ठीक है, तो वहां पर आपको इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्टिंग देखने को मिलेगी, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलेगी। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। और वो पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या होती है वो हमें पता है, हम 12th में बहुत अच्छे से पढ़कर आए हैं, अपोजिट टू द जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया है उसके। और ये जो ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यही आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी देता है, जो कि एवरेज वेलोसिटी होती है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से हम अभी पढ़कर आ चुकी है। देन इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव करना शुरू किए और इलेक्ट्रॉन्स आगे कोलाइड करेंगे आयंस के साथ। ड्यूरिंग द मोशन इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद द पॉजिटिव आयंस इन द मेटल, ठीक है। देन जब ये कोलिजन हो रहा है तो उस समय यहां पर जो टाइम लगता है उसको आप बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच में लगा समय, दैट्स कॉल्ड द रिलैक्सेशन टाइम। टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन टू ट्रेवल बिटवीन द 2 सक्सेसिव कोलिजन्स, वो आपका रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। अगर बात करें एवरेज रिलैक्सेशन टाइम या पाथ की, एवरेज में तो आप बहुत सारे रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज ले लोगे, एक टर्म और थी हमारी मीन फ्री पाथ। तो जो 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच में डिस्टेंस कवर की गई है वही आपका मीन फ्री पाथ कहलाता है, जिसको आप लैम्डा से डिनोट करते हैं। ये आप टॉ से डिनोट करते हैं रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन द 2 सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है। तो ये रिलेशन हो गया जो हमने अभी तक 4 रिलेटेड टर्म्स पढ़ी हैं फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से। मुझे उम्मीद है इस ग्राफ की हेल्प से आपको चारों रिलेटिव टर्म्स जो थी फ्री इलेक्ट्रॉन से वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी और ये पूरा फ्लो चार्ट्स आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए तो ये आपका सेकेंड यूनिट का पहला टॉपिक फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी था। मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों को हर एक थ्योरी उसकी क्या क्या फेलियर थे, क्या क्या उसके अचीवमेंट थे वो क्लियर हुए होंगे। साथ ही साथ जो कंपैरिजन मैंने आपको बताया उससे आपको हेल्प मिली होगी उनको रिकॉल करने में, रिवाइज करने में। देन क्या क्या रिलेटेड टर्म्स हो सकती हैं फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट होंगी वो भी हमने यहां पर डिस्कस की। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स कमेंट बॉक्स में आप जरूर दें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक जरूर कीजिए, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था। कमेंट जरूर कीजिए, अगर आप लाइक भी नहीं करते हैं तो प्लीज आप कमेंट जरूर करें। कमेंट्स के माध्यम से आपके और हमारे बीच कम्युनिकेशन बना रहता है, हमें आपका पता चलता है कि आपको क्या नीड है। आपके फीडबैक से हमें यह पता चलता है कि हमें और कहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। हम आप लोगों के लिए एक ऐसा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हो और पॉइंट टू पॉइंट चीजें हो, ताकि हम उससे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में ना फंसे। इज दैट क्लियर? चलिए, अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो शुरुआत में जैसा मैंने बोला था आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि समय समय पर सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, कोई भी वीडियो इंफॉर्मेटिव आपसे मिस ना हो, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सभी तक वीडियो पहुंच सके और सभी बच्चे वीडियो का लाभ उठा सकें। टेलीग्राम चैनल को अधिक जानकारी के लिए आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, ज्वाइन कर लें, ताकि सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस वहां पर आपको समय समय पर मिलती रहें। कोई भी क्वेरी है, कोई भी आप डिस्कशन करना चाहते हैं, वो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज भी हम लोगों को कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा। चलिए, वैल्यूएबल फीडबैक्स प्लीज, मैं हर बार आपसे बोलता हूं, आप अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हमें पता चले कि हम किस तरीके से आप लोगों को चीजें डिलीवर करें कि आपको हेल्प हो, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।